गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आकाशदीप कहानी में हमने अभी तक दो पार्ट पढ़ लिए थे। तो अब तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो हमने पार्ट 2 में पढ़ा था कि चंपा और बुधगुप्त को चंपा द्वीप पर रहते हुए 5 साल हो गए थे। तो उसके आगे की कहानी अब आगे पढ़। कितनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही में जलमग्न शैलखंड है। कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती चंपा तो अच्छा होता बुधगुप्त। यानी कि बुधगुप्त चंपा से कहता है कि इतनी छोटी नाव में इधर उधर घूमना ठीक नहीं है, और यदि वे जल में डूबा हुआ शैलखंड यानी कि द्वीप नाव से टकरा जाता तो क्या होता। अच्छा होता बुधगुप्त। जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। प्राचीर यानी कि दीवारों से, कि जल में बंदी होना कि उन कठोर दीवारों से तो अच्छा है। आ चंपा, तुम कितनी निर्दय हो। बुधगुप्त उससे कहता है तुम कितनी निर्दय हो। बुधगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है। मतलब बुधगुप्त चंपा से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता जब मैंने तुम्हारे लिए एक नया द्वीप बना दिया। नई प्रजा पोस सकता है, नए राज्य बना सकता है। उसकी परीक्षा लेकर देखो तो। कहो चंपा, वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। यदि तुम कहो तो मैं अपने कृपाण से अपना हृदय निकालकर इस जल में विसर्जित कर दूंगा। महानाविक, जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छल छलाई आंखों से बैठा था। यानी बुधगुप्त, जिसका नाम का डंका चारों ओर था, जिससे वायु भी मानो थर्राती थी, वह घुटनों के बल बैठकर चंपा के सामने बैठ जाता। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जल देश में नील पिंगल संध्या। प्रकृति की सहृदय कल्पना कि ऐसा प्रतीत होता था कि मानो पर्वत मालाओं की चोटी पर हरियाली से भरा हुआ जल देश में नीला और पिंगल पीली संध्या यानी कि शाम का समय, मानो वो प्रकृति की एक कल्पना है जिसमें विश्राम की शीतल छाया स्वप्न लोक का सृजन करने लगी। ऐसा लगता था जैसे कि वो स्वप्न लोक हो जो अपने ही स्वप्न लोक को बनाने लगी हो। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का कहब स्फुट हो उठा, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। क्योंकि सूर्य अस्ताचल की ओर था तो सारा वातावरण वहां का कैसा हो गया था, जैसे मदिरा से भरा हुआ। सृष्टि नील कमलों में भर उठी कि चारों ओर नील कमल खिले हुए से प्रतीत होते थे। उस सौरभ से पागल चंपा ने, यानी कि उसकी सुगंध से मदमस्त होकर चंपा ने बुधगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहां एक आलिंगन हुआ जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। क्षितिज क्या होता है, जहां पर धरती और आकाश मिले हुए से दिखाई देते हैं। तो इसमें जयशंकर प्रसाद ने कहा कि जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु यानी कि समुद्र का मिलन हो गया हो। किंतु उस परिरम में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक बाण निकाल लिया। जैसे ही अचानक से उसे कुछ चेतनता सी आती है, किसको, चंपा को, तो उसने अपनी कंचुकी से एक कृपाण यानी कि अपनी कटार निकाली। बुधगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबा देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया, क्योंकि वह चंपा बुधगुप्त को अपने पिता का हत्यारा मानती है। तो वह आज उसके सामने अपने प्रतिशोध का
कृपाण अपनी कटार उस जल में डाल देती है, यानी कि विसर्जित कर देती है और कहती है कि हृदय ने छल किया, बार बार मुझे धोखा दिया। चमक कर वह कृपाण समुद्र का हृदय भेदता हुआ विलीन हो गया। तो आज से मैं विश्वास करूं, क्षमा कर दिया गया। तो बुधगुप्त फिर चंपा से कहता है, तो क्या मैं अब यह मान लूं कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया है? आश्चर्य कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा। विश्वास कदापि नहीं बुधगुप्त। तो वह कहती है चंपा बुधगुप्त से कि विश्वास कदापि नहीं, क्योंकि जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूं? यानी कि वह बुधगुप्त से कहती है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझ पर कैसे विश्वास कर सकते हो, जब मेरे हृदय पर ही मैं विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने मुझे बार बार धोखा दिया। मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, मैं प्यार करती हूँ, चंपा रो पड़ी। वह स्वप्नों की रंगीन संध्या तुमसे अपनी आंखें बंद करने लगी। कि वह स्वप्नों की उसे रंगीन संध्या, शाम का समय, अंधकार से तम यानी कि अंधकार, अपनी आंखें बंद करने लगी थी, यानी कि अंधेरा होने लगा था। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा चंपा। मतलब बुधगुप्त उससे कहता है कि चंपा, मैं इस घड़ी में, इस समय तुम्हारी स्मृति में एक प्रकाश यानी कि आलोक से युक्त एक घर बनाऊंगा। यही पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। यानी कि जब मेरा समय आएगा, यानी कि जब मेरा बुढ़ापा आएगा, वृद्धावस्था आएगी, तो मैं तुम्हारी इस जीवन की धुंधली संध्या में मानो मेरा घर प्रकाशपूर्ण हो जाए। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी, यानी कि एक मन को मोह लेने वाली एक पर्वत श्रृंखला थी। वह बहुत दूर तक सिंधु जल में, यानी कि बहुत दूर तक उसे सागर के जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वन देवी सा सजाया था, क्योंकि जो आदिवासी थे वहां पर, वहां उनका समारोह था उस शैलमाला पर, पर्वत श्रृंखला पर, और सबने चंपा को वन देवी के समान सजाया था। ताम्र लिप्ति के बहुत से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम, यानी कि जो वन में खिलने वाले फूलों से विभूषित चंपा शिविका रूढ़ होकर जा रही थी। शिविका रूढ़ यानी कि पालकी पर चढ़कर जा रही थी। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुधगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था, यानी कि जहां पर वो स्तंभ बनाया गया था, एक सुदृढ़ दीप स्तंभ, जहां पर दीपकों को रखने के लिए स्थान था, उसके द्वार पर खड़ा हुआ था। शिविका से सहायता देकर चंपा को उसने उतारा, यानी कि पालकी से उसकी सहायता कर चंपा को उसने उतार लिया। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषणों से सजी वन मालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी, यानी कि उन दोनों का वहां पर स्वागत होने लगा था। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया? इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? बटोर लाई यानी कि इकट्ठा करके लाना। आज रानी का ब्याह है न, और रानी इसमें किसको कहा जाता था? चंपा को। कहकर जया ने हंस दिया। बुधगुप्त विस्तृत जल निधि की ओर देख रहा था। जिस समय जया चंपा को बताती है कि आज रानी का ब्याह है, उस समय बुधगुप्त विशाल जल सागर की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? यानी कि चंपा ने बुधगुप्त से पूछा कि क्या यह सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है चंपा,
कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए। चुप रहो महानाविक, क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? यानी कि चंपा बुद्ध से कहती है कि क्या तुम मुझे असहाय और कंगाल जानकर तुम आज फिर मुझसे वह प्रतिशोध लेना चाहते हो? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा। तो बुद्ध उसे बताता है कि मैं तुम्हारे पिता का हत्यारा नहीं हूँ चंपा। वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे। यानी कि वह उसे बताता है कि लुटेरे के हाथों मरे थे। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता। तो वह कहती है यदि मैं तुम्हारी इन बातों पर विश्वास कर लेती तो वह दिन मेरे लिए कितना अच्छा होता, वह क्षण कितना स्मरणीय। तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। जया नीचे चली गई थी। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में, यानी कि छोटे से प्रकोष्ठ में, कक्ष में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्च वसी शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान। यानी कि बुद्धगुप्त उससे कहता है कि हम लोग अपनी जन्मभूमि भारतवर्ष से हमें कितने साल यहाँ पर रहते हुए हो गए हैं, इन निरीह प्राणियों में हम दोनों इंद्र और इंद्राणी के समान पूजे जाते हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, कभी याद आता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा, मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है। यानी कि बुद्धगुप्त को अपने भारत देश की याद आने लगी थी। परंतु मैं क्यों नहीं जाता जानती हो? इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की घी की तरह द्रवित हुआ। क्योंकि वह कहता है कि भले ही मैं सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं फिर भी कंगाल हूँ, क्योंकि जो मेरा कठोर हृदय था वह तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि के समान पिघलने लगा। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। क्योंकि बुद्धगुप्त स्वयं बताता है उसे कि मैं किसी को भी नहीं मानता, मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरे हृदय में एक छोटी सी करुणा, उस पर मुझे श्रद्धा हो गई है। तुम न जाने कैसे बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई। आलोक की एक कोमल रेखा, यानी कि प्रकाश की एक कोमल सी रेखा इस निबिड़तम में, इस सूने अंधकार में मुस्कुराने। पशुबल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी। यानी कि बुद्धगुप्त उससे कहता है कि जो मेरा व्यवहार, जो मैं किसके समान था, एक पशु के समान और धन का उपासक था, तो भी मेरे किसी शांत और एकांत में एक कामना की, यानी कि कुछ पाने की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। चलोगी चंपा, पोत वाहिनी पर असंख्य धन राशि लादकर राजरानी सी जन्मभूमि के, यानी कि बुद्धगुप्त उससे कहता है कि चंपा, तुम भारत देश चलोगी, हम उस पोत वाहिनी पर असंख्य धन राशि को लादकर राजरानी के समान तुम्हें जन्मभूमि में ले जाऊंगा। आज हमारा परिणय हो, परिणय यानी कि विवाह हो, कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। बुद्धगुप्त चंपा से कहता है कि आज हमारा विवाह हो और कल हम लोग भारत के लिए निकल जाएंगे। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं। वे स्वयं उस पोत पुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देंगी। चंपा चलो। यानी कि वह कहता है कि मेरी आज्ञा तो, महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा तो सागर की लहरें भी मानती हैं और वे स्वयं ही भारत से पहुंचा देंगी। तुम चलोगी ना?
यानी कि वह उससे आग्रह करता है। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों के ध्रुव को मिला दिया। सहसा अचानक चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुधगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है। यानी कि जब उसे चेतनता सी आती है तो चंपा ने कहा बुधगुप्त से कि मेरे लिए तो सब भूमि मिट्टी के समान है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा यानी कि कोई मेरी एक अभिलाषा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं है। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ। यानी कि चंपा बुधगुप्त से कहती है कि मेरे लिए तो सब कुछ एक सा ही है और तुम अपने देश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। यानी कि चंपा उन्हीं भोले भाले आदिवासी प्राणियों में ही उनकी सेवा करते हुए ही अपना जीवन बिताना चाहती। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा, यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। यानी कि वह उससे कहता है कि मैं अपने हृदय पर अपना अधिकार रख सकूं, इसमें मुझे शक है, संदेह है। हाँ, उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। यानी कि बुधगुप्त के इन सब कहने में एक व्याकुलता थी, एक विवशता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? यानी कि वह उससे पूछता है कि तुम अकेली यहाँ रहकर क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर, यानी कि वह कहती है कि मेरा पहले विचार था कि मैं कभी कभी इस दीपक के स्तंभ पर प्रकाश जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, यानी कि उसको खोजूंगी। किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। यानी कि चंपा कहती है कि चाहे मैं इसमें करूं, लेकिन मुझे भी इसी के समान यानी कि आकाशदीप के समान ही मुझे भी जलना होगा। जैसे आकाशदीप जलता है उसी तरह से मुझे भी जलना होगा। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में, यानी कि प्रातः काल निकल हो गया था, सवेरा हो गया था। प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा, सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर, यानी कि जो समुद्री नावें थी उनकी एक श्रृंखला चंपा का स्थान छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल व्यार, जो जल सर्प होते हैं उसके समान संतरण कर रही थी, यानी कि चल रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसकी चंपा की आंखों से। यह कितनी ही शताब्दियां पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती, यानी कि ये बहुत ही शताब्दियों पहले की कथा है। और चंपा जीवन भर उस दीप स्तंभ में प्रकाश करती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत देर दीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। यानी कि जो वहां पर आदिवासी लोग थे, जो भोले भाले लोग थे, वे उसे दीप के निवासी, उसे माया और ममता और स्नेह की देवी मानकर उसकी समाधि की पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। किसको? जो आकाशदीप जो चंपा ने लगाया था, जो दीप स्तंभ था, उसे भी मानो समय के हाथों ने उसे भी गिरा दिया था। प्रमुख पात्र तो चंपा और बुधगुप्त ही हैं।